नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि ग्लोबल बाजारों से संकेत किस तरह के मिल रहे हैं और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी समझेंगे। हमारे साथ दीपांशु जुड़ेंगे ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देने के लिए, साथ ही मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए ये बताएंगे। कुछ ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और खबरों और नतीजों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं ये बताएंगे देवांशी। लेकिन क्विक एक अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त अगर एचडीएफसी निफ्टी को देखें तो करीब 70 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ इस वक्त अगर देखें तो 8,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। मिला जुला रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है एशियाई बाजारों से। लेकिन कल डाउ देखेंगे तो वहां पर 400 अंकों की गिरावट देखी गई है और यूरोप के बाजार में भी कल कमजोर ट्रेड देखने को मिला है। बाकी क्या अपडेट्स आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से ये समझ लेते हैं और दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सुबह तो उतने खराब संकेत नहीं आ रहे हैं जैसे कि कल शाम की ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग रही। थोड़े मिले जुले संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी में आप हालांकि अच्छी तेजी देखेंगे, पर अगर आप कल की निफ्टी से की क्लोजिंग से एडजस्ट करेंगे तो उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं है। फिर भी ठीक ठाक शुरुआत होनी चाहिए। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर भी अच्छी तेजी है 140 अंकों की, पर कल शाम को 3 दिनों की तेजी के बाद अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए, बल्कि 1% तक गिरा। S&P 500, डाउ लगभग 1.5% नीचे था, नैस्डैक आधा % नीचे था। ज्यादातर दिन के लिए अमेरिकी बाजार सपाट ही रहे। आखिरी घंटे में ही सेलिंग का दबाव आया और फिर 400 अंक फिसलकर डाउ कल 24,200 के आसपास बंद हुआ। बैंक्स, रिटेल्स, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, एनर्जी, इन सभी शेयर्स में हमने बिकवाली का दबाव देखा। एक्चुअली 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से बिकवाली आई। एक तो जो मॉडर्ना की वैक्सीन है जिसकी वजह से परसों बहुत शानदार तेजी आई थी, उस पर अब कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं और ये हमने कल भी कहा था। एक तो कुछ एक्सपर्ट्स ने जो फिर वो डेटा को एनालाइज किया थोड़े और डिटेल में, उनका कहना है कि ये सैंपल साइज बहुत छोटा है और सही बात है, सैंपल साइज सच में बहुत छोटा है। 45 लोगों पर ही टेस्ट हुआ और सबके सब 45 पर हालांकि पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। जो एक्सट्रीम पॉजिटिव इफेक्ट है जो एक वैक्सीन में चाहिए वो सिर्फ 8 लोगों में देखने को मिला है। तो बाकी डेटा जब तक नहीं आ जाता तब तक एक सवाल बना रहेगा कि ये कितनी इफेक्टिव वैक्सीन है। और क्योंकि ये सिर्फ 18 to 55 एज गैप के लोगों पर ही टेस्ट करी गई, तो सीनियर पॉपुलेशन में क्या रिएक्शन आता है या फिर उस 18 to 55 में कितने लोगों पर एक्सट्रीम पॉजिटिव आता है ये भी देखना पड़ेगा। यही नहीं, एक और जो आशंका है वो है कि जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है, के जो सीईओ हैं, उन्होंने काफी सारे शेयर्स बाजार में बेचे हैं रैली के समय। तो वहां से भी आशंका आ रही है कि क्या ये सिर्फ स्टॉक को रैली कराने के लिए था ताकि वो शेयर बेच सकें, क्योंकि शेयर्स का एक प्लेसमेंट भी होने वाला है जिसके जरिए कंपनी $1 बिलियन रेज कर रही है। तो थोड़े वो जो सवाल उठ के रहे हैं वैक्सीन को लेकर और जो मैनेजमेंट इस कंपनी के मैनेजमेंट ने करा है पिछले 2-3 दिनों में बाजारों में, उससे आशंका बढ़ी और इससे बाजार में दबाव जरूर आया। यही नहीं, फेड के चेयरमैन और यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्टीव मनुचिन, इन दोनों की एक ज्वाइंट कमिटी के सामने हियरिंग थी और वहां पर उन्होंने आश्वासन दिखाया कि देखिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो मेजर्स चाहिए वो उठाएंगे। ये भी कहा कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए $500 बिलियन का एक फंड है, सारे के सारे इन बिजनेसेस को सहायता के लिए इस पूरे फंड का यूटिलाइजेशन भी किया जाएगा। पर वहां से भी बाजार इतने खुश नहीं हुए, इसलिए भी आपने थोड़ा दबाव देखा और वैसे भी 3 दिनों की तेजी के बाद हल्की सी गिरावट तो एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा आप देखें तो यूरोप के बाजारों में भी कमजोर ट्रेड ही रहा, लगभग आधे से 1% की गिरावट आपको देखने को मिली। तेल की बात करें तो दायरे में रहा, कच्चा तेल 32-33 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 35 के नीचे आप अगर देखें तो ब्रेंट का भाव भी आ रहा है, तो वहां पर ज्यादा बदलाव नहीं था। और सोने में हल्का सा उछाल फिर से देखा, वापस 1750 के आसपास आ चुका है सोना। ओके, तो सोने में हल्का सा उछाल, कच्चा तेल दायरे में है, लेकिन मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर काफी सारे जो सवाल उठे हैं जो कि दीपांशु ने अभी डिटेल में समझाया, उसको लेकर हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजार में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा दीपांशु, कोरोना को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं? कोरोना को लेकर अपडेट अच्छे नहीं है और इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि अगर आप ग्लोबल एवरेज देखें नए केसेस की तो वो हायर साइड पर ही है। रोज लगभग 90,000 या उससे ज्यादा ही केसेस सामने आ रहे हैं। कल भी अगर आप देखें तो 95,000 केसेस नए सामने आए और वहीं 4,570 लोगों की मौत हुई कल। अब कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत जल्दी 50 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। तो जब कल हम कोरोना की बात करेंगे तो ये आंकड़ा 50 लाख के पार ही होगा और अब मरने वालों की संख्या भी 3,25,000 के पास पहुंच चुकी है। अब तक 19.5 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, तो वो भी एक फिगर बढ़ रहा है, पर फिर भी अभी नए केसेस काफी आ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की तो हम रोज ही बात करते हैं, बट आजकल भारत में भी चिंताएं बढ़ रही हैं। कल अगर आप देखें तो 6,150 नए केसेस सामने आए भारत में और लगभग 150 लोगों की कल मौत हुई है। तो भारत में भी अगर
आप बात करें तो 1,06,000 से ज़्यादा मामले हैं इस समय और 3,300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी अब 42,000 के पार है। तो भारत में एक चिंता बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका में फिर से 20,000 नए मामले सामने आए, तो उनकी जो 30,000 की एवरेज थी वो कम होकर 20,000 हो गई। बट 20,000 भी डेली एवरेज अगर आप देखें तो काफ़ी हाई फिगर है और कल 1,550 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के अलावा रशिया में काफी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और ब्राजील में काफी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो रशिया में कल 9,000 मामले सामने आए और अब रशिया में संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख के पार हो गई है। तो अमेरिका के बाद सेकंड हाईएस्ट रशिया में है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ब्राजील की भी यही संख्या होने वाली है, क्योंकि कल 16,000 नए मामले ब्राजील में सामने आए और अब 2,70,000 मामले हैं ब्राजील में। तो ब्राजील और रशिया से काफी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि ग्लोबल एवरेज में रोज हम 90,000 से ज्यादा नए केसेस देख रहे हैं। और यूएस, ब्राजील और रशिया के बाद सबसे ज्यादा नए मामले अगर किसी देश में आए कल तो वो भारत था, जब 6,000 मामले सामने आए। तो चौथे नंबर पर कल था भारत नए मामलों के केसेस में। यूके की बात करें तो वहां पर अभी भी चिंता है। यूरोप में सबसे ज्यादा केसेस यहीं पर हैं इस समय और अब 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो यहां से बहुत ज्यादा चिंता आपको जरूर आती हुई दिख रही है और इसलिए हम देख रहे हैं कि ग्लोबली ये एवरेज काफी बढ़ रही है दिन ब दिन, नए केसेस की और न्यू डेथ्स की भी। ओके, तो गंभीर होता जा रहा है जो भी सिचुएशन है कोरोना को लेकर। भारत में भी स्थिति अब गंभीर होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दिपांशु, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। अब इस पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम समझेंगे, मार्केट की पहली स्ट्रैटेजी। लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे कल। एफआईएस की बात करेंगे तो कल कैश में बिकवाली हुई है, करीब 1328 करोड़ की बिकवाली यहां पर कैश सेगमेंट में देखी गई है। लेकिन घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है 1660 करोड़ की। वहीं एफआईएस ने वायदा बाजार में खरीदारी की है, करीब 48,090 करोड़ की खरीदारी यहां पर वायदा बाजार में एफआईएस ने की है। लेकिन कैश मार्केट की बात करेंगे तो वहां पर बिकवाली के आंकड़े ही दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम संकेतों को कैसे समझना चाहिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो मेरा मॉडर्ना के वैक्सीन को लेकर होगा, जिसको कि लेकर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। दबाव भी हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स में। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल ऊपर कारोबार कर रहा है, 1% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो इन सब क्यूज को देखते हुए घरेलू बाजारों की चाल कैसी होनी चाहिए? देखिए पूजा, पहली चीज तो ये कि मॉडर्ना की वैक्सीन पर सवाल उठे। ये सवाल वैसे परसों भी उठ चुके थे, क्योंकि जब ये खबर आई उसके बाद मॉडर्ना का शेयर भागा और उस समय भी ये बात हुई कि पहले लोगों को ये लग रहा था कि 45 लोगों पर ये टेस्ट किया गया है और उसके रिजल्ट हैं। लेकिन उस समय ये खबर आ गई क्योंकि 8 लोगों पर ही टेस्ट हुआ। हालांकि बाजारों ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। और दूसरी बात ये भी है कि लगातार उनके सीईओ, जैसा आपने अभी बताया भी, कि वो उनका अपना स्टेक बेच रहे हैं। अगर किसी कंपनी को वैक्सीन मिल रही है तो उसकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट उसकी स्टेक बेचेंगी क्यों? इनफैक्ट उल्टा खरीदना चाहिए वैसे देखा जाए तो उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल रहा है। और थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर मॉडर्ना का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है अमेरिकी बाजारों में पहले से। तो लोग थोड़ी शक की नजर से देख रहे हैं कि वाकई में वैक्सीन की जो ट्रायल की बात हो रही है वो उस लेवल की है क्या, उतना भरोसेमंद है क्या। तो एक वो थोड़ी सी चिंता कल हावी होती है। देखिए, चिंता से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि एक दिन 900 पॉइंट चलने के बाद अब आपके पास नया ट्रिगर तो कुछ चाहिए ना। और अगर नया ट्रिगर है नहीं, 3 दिन से आप अच्छी तेजी में है, तो करेक्शन के लिए जो बहाना चाहिए वो बहाना मॉडर्ना की इस खबर ने कल अमेरिकी बाजारों में दिया। डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक है, 100-125 पॉइंट ऊपर है। एशिया में मिला जुला सा कारोबार है, न बड़ी तेजी है न बड़ी मंदी है। और अभी आपको 8,912 पर एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है, 1% ऊपर है। लेकिन इसको अगर 1% से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे हम बड़ी तेजी से चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए 8,880 पर आप बंद हुए हैं और वहां से सिर्फ 20-25 पॉइंट ऊपर होता है एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं। बैंक निफ्टी में प्रीमियम 5 पॉइंट है, तो उस लिहाज से देखें तो आप सिर्फ 20 पॉइंट ही ऊपर खुल रहे हैं, बहुत मजबूत नहीं खुल रहे हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर आप तेजी से ऊपर खुले तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने का बढ़िया मौका होगा। 9,000 आपके लिए निर्णायक लेवल है। कल भी हम जैसे बात करें थे, 9,000 के ऊपर हैं तो थोड़ा मजबूत है, 9,000 के नीचे है तो कमजोर है। मुश्किल से 9,000 के ऊपर हम थोड़ी देर टिकता है, 9,030 का हाई बनाया, तो वो कंडीशन जोन है आपके लिए। तो जब तक 9,000 पार न करे तब तक तो आप सोचिए मत कि आप मजबूत है। अब जहाँ तक कि आज की रेंज और लेवल का सवाल है, अच्छा एक और चीज बता दूं, थोड़ी बहुत एग्जिस्ट में अगर आज खरीदारी आपको दिख रही है तो उसकी वजह है कि कल वायदा कारोबार में एफआईएस की तरफ से शॉर्ट कवरिंग अच्छी हुई है। तो कल के सेशन में उन्होंने थोड़े अपने शॉर्ट काटे हैं और वो शॉर्ट काटने की वजह से बाजार शायद थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रहा है।
तो आज के लिए जो नीचे की तरफ सपोर्ट रेंज है वो 8,650 से 8,800, अब ये 150 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपर की तरफ 9,150 वो रेंज होगा जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये इस रेंज पर आपको फोकस करना है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरफ आ रहा है। 23-24 मार्च को जो हमने लोज बनाए थे उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप सोचिए 7500-7600 का लेवल निफ्टी पर हमने 23-24 मार्च को देखा था, आज भी हम वहां से बहुत दूर है। जबकि बैंक निफ्टी में हम 17,400-500 पर है और वो लो लेवल के बेहद करीब पहुंचा। तो बैंक निफ्टी की कमजोरी साफ है। तो बैंक निफ्टी के लिए अब है ना 16,800, 17,100 ये बेहद मजबूत सपोर्ट जो है ये आसानी से टूटेगा नहीं। मैं पहली बार आपको बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा हूँ कि 16,800, 17,100 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्थानों पर 18,000, 18,300 की रेंज ऐसी जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। ओके, तो 18,000, 18,300 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये रणनीति हमें सुझाने के लिए। तो निफ्टी के लिए 9,000 ये निर्णायक लेवल होगा जहां पर कि आपको वॉच करना है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको राय दी कि आज मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के मौके आपको ढूंढने चाहिए। 9,000 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर कि आपको नजर रखनी है और बैंक निफ्टी की रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। तो चलिए, ये तो था ग्लोबल मार्केट और एक आज मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने आपको बताया। लेकिन खबरों के लिहाज से आज एक्शन कहां पर है ये भी समझ लेते हैं और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो बजाज फाइनेंस इसके नतीजे आते हुए दिखे थे और अब देखिए जो प्रोविजंस हैं वो इस बार थोड़े से बढ़ते हुए दिखे, स्ट्रेस अकाउंट्स आते हुए दिखे। मार्च में आखिरी 10 दिन कंपनी का कामकाज होता हुआ नहीं दिखा था, लोन में कमी आती हुई दिखी थी। तो ये सब जो असर है वो हमें रिजल्ट्स में आते हुए दिखे थे। सबसे पहले ब्याज से आय करीब 38% तक की बढ़त देखने मिली है, लेकिन मुनाफा करीब 19% तक गिरता हुआ दिखा है। इस बार अगर GNPA की बात करें, एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है 1.6% पर और नेट NPAs भी 0.65% पर स्टेबल आते हुए दिखे हैं। लेकिन प्रोविजंस जैसे कि मैंने कहा इस बार थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। करीब 950 करोड़ के प्रोविजंस कोविड के चलते ही कंपनी को करने पड़े थे। इसके अलावा दो नए लार्ज अकाउंट्स थे जो कंपनी ने आइडेंटिफाई किए थे, जो स्ट्रेस अकाउंट्स होते हुए दिखे और इसी के चलते आप देखें मुनाफे पर भी थोड़ी सी असर होती हुई दिखी। टाटा पावर के नतीजे इस बार अच्छे आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आप मुनाफे के नंबर्स पर ध्यान करें, 850 के करीब मुनाफा आता हुआ दिखा है, जो कि 3 गुना है। 329% का जंप है वो इसीलिए आता हुआ दिखा है क्योंकि कंपनी ने कहा है कि अपने जो नॉन कोर एसेट्स है यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं और इस बार भी जो वन टाइम प्रॉफिट कंपनी को मिलता हुआ दिखा है इस एसेट की बिक्री से वो करीब 530 करोड़ का है, तो ये फैक्टर इन होता हुआ दिखा है। मार्जिन से इस बार करीब 24% पे आते हुए दिखे हैं। जो फ्यूल खर्च है वो इस बार काफी कम होता हुआ दिखा है, इससे कंपनी को सहारा मिला था। कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ता हुआ दिखा और अगर आय की बात करें करीब 8.5% तक की गिरावट हमने इस तिमाही में देखी है। अपोलो टायर्स यहाँ पे भी अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए देखे हैं क्योंकि आय 15% घटते हुए दिखे, लेकिन इसके सामने जो मार्जिन है वो कंपनी ने काफी पॉजिटिव क्लॉकिंग किए हैं। इस बार के जो मार्जिन है वो करीब 10% से बढ़कर 13% पर आते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफे में 12% की बढ़त है और अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 7% तक की गिरावट है, फिर भी नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। L&T इन्फोटेक के भी तिमाही आधार पर नतीजे बेहतर आते हुए दिखे। आप देखिए जो आय है करीब 7% तक बढ़ती हुई दिखी है, डॉलर से आय करीब 4% तक बढ़ी है और साथ ही जो कामकाजी मुनाफे और मार्जिन है वो इस बार हल्की से बढ़ते हुए दिखे। अनुमान था थोड़े से कम होने का, 16.7% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए, मुनाफा 13% तक बढ़ता हुआ दिखा है। और आखिर में उज्जीवन फाइनेंस, यहाँ पे भी आप देखिए जो नंबर्स हैं अच्छे हैं। ब्याज से आय करीब 45% तक बढ़ती हुई दिखी है, साथ ही मुनाफा 12% कम हुआ है। प्रोविजंस के चलते 97 करोड़ का प्रोविजंस कंपनी ने किया है इस तिमाही में और जो NPAs है वो भी इस बार स्टेबल आते हुए दिखे। 0.97% पर GNPAs कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। मार्जिन 11% पर स्थिर आते हुए दिखे। IRCTC इसके अलावा आज फोकस में रहेगा क्योंकि 1 जून से करीब 200 नॉन AC ट्रेन चलते हुए दिखेंगी। इसकी ऑनलाइन बिक्री जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगी टिकट्स की, इसके चलते आज IRCTC पर आप नजर रखें। केमिकल स्टॉक्स, खबर आ रही है कि केमिकल इंपोर्ट और पेट्रोकेमिकल के इंपोर्ट पर 15% का कोविड टैक्स सरकार लगाने का प्रस्ताव कर सकती है। ये योजना बनती हुई दिख रही है।
जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको सहारा देने के लिए ये कदम सरकार उठा सकती है। इसके चलते सारे केमिकल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। पिरामल एंटरप्राइज टी एसोसिएट्स की पिरामल फार्मा में करीब 20% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बन रही है। $500 मिलियन में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। और आखिर में अगर फंड एक्शन पर नजर करें, इक्विटास होल्डिंग इस पर नजर रखें। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 19 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ₹44 प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स खरीदे हैं, तो इसके चलते ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं और नतीजे हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। तो नतीजों के लिहाज से भी आज वायदा बाजार और निफ्टी की भी कंपनियों के ढेर सारे नंबर्स आने हैं जहां पर कि फोकस रहेगा। और जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, बजाज फाइनेंस और इसके अलावा टाटा पावर जैसी कंपनियों के नतीजे आए हैं, वहां पर आज आपको नजर रखनी है, कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से टोरेंट पावर में खरीदारी करने की राय दी है। कैश लेवल्स पर खरीदिए 306 के भाव पर और स्टॉप लॉस होगा 293 का। टारगेट 330 तक के लेवल्स, 322 330 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं टोरेंट पावर में। इसके अलावा आनंद राठी ने पिडिलाइट में खरीदारी करने की राय दी है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस होगा 1340 का और 1400 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय को दी जा रही है। एक बिकवाली की राय आ रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, आनंद राठी ने दी है। स्टॉप लॉस 605 का लगाइए और 560 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बिकवाली। तो चलिए ये तो थे स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, लेकिन एक और रणनीति समझ लेते हैं मार्केट पर और ये बताने के लिए कुणाल सरावगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए बाजार कैसा लग रहा है आज आपको? कुणाल जी आपको आवाज आ रही है? जी कुणाल जी आपको आवाज आ रही है? जी पूजा मैं सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आज मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया क्या होगा आज आपका? देखिए मुझे लगता है कि मार्केट में हमने एक गिरावट देखी है और अभी भी डाउनवर्ड प्रेशर ही निफ्टी पर मिलेगा, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें तो मुझे लगता है थोड़ा ओवरसोल्ड है मार्केट, तो आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। पुल बेचने की रणनीति रहेगी। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए जो बड़ा सपोर्ट है वो 8800 के आसपास है, 8825 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट है। तो मान लीजिए आपको एक उछाल मिलता है जिसमें कि निफ्टी 9000 9050 तक जाए, वो स्तर है जहां पर के शॉर्ट की पोजीशन खुलनी चाहिए। तो निफ्टी का जो दायरा है वो 8825 से लेकर 9050 का होना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी को बड़ा सपोर्ट 17100 के आसपास है और ऊपर की ओर अगर आप देखें तो 18500 के आसपास मुझे रेजिस्टेंस नजर आता है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर उछाल आता है वहां पर भी मेरी बिकवाली की रणनीति रहेगी। बिकवाली की रणनीति आज निफ्टी में और 8800 ये एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए जो कि दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुणाल जी कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए? देखिए कल हमने देखा था पूजा कि कई सारे जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें तेजी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि आज आपको गुजरात गैस में तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस पर मेरी खरीदारी की राय है। 236 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें तो मुझे लगता है कि 252 रुपए के लेवल्स आपको आ जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। ठीक है, तो ये तो था इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन आपके स्क्रीन पर की खबर के लिहाज से भी कहा एक्शन होना चाहिए, लेकिन कमोडिटी मार्केट के क्या हाल है ये भी आपको समझा देते हैं। हमारे साथ जिगर त्रिवेदी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स है और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का FII यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। और आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज फोकस रहेगा क्योंकि सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो मैक्वारी ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। जो रेटिंग है उसे न्यूट्रल से घटाकर अंडर परफॉर्म की कर दी गई है। लक्ष्य दिया 1195 का। कह रहे कि कंपनी अब धीरे धीरे जो है एक ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनी से IT कंपनी में ट्रांजिट कर रही है, जिसके चलते हो सकता है कि इनका केपेक्स बढ़ते हुए नजर आए।
और शॉर्ट टर्म में ये मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट का ये उम्मीद लगा रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल भारतीय एयरटेल का कॉन्कॉल हुआ, तो उसके बाद जो है CLSA का भरोसा बढ़ते हुए नजर आया था। कल भी CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई थी, जहां पर 670 रुपए का लक्ष्य दिया गया था खरीदारी की राय के साथ। लेकिन जो कॉन्कॉल के डिटेल्स आए, उससे ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है वो और बढ़ते हुए नजर आया, जिसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य है 670 से बढ़ाकर 720 कर दिया है। और इन्होंने हाईलाइट किया कि कंपनी ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है अपना इंप्रूव करते हुए नजर आया है। ARPUs में बढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर एडिशन बढ़िया हुआ है और आगे जाकर भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगा रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो 670 से बढ़ाकर 720 कर दिया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो चलिए, ये तो थे ब्रोकरेज हाउस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, लेकिन कमोडिटी बाजार का भी हाल समझ लेते हैं और जिगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद राठी से ही बताने के लिए। जिगर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। क्विकली बताइए, गोल्ड, कच्चे तेल और बेस मेटल्स, आज क्या रणनीति होनी चाहिए इन तीनों में ही? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा, मुझे लग रहा है गोल्ड का जो कल की एक जो पॉजिटिव रैली थी आज भी कंटिन्यू करेगी। आज रात को FOMC की मीटिंग की मिनट्स आने वाली है, तो मुझे लग रहा है इस पे सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। सो गोल्ड जून बाय अराउंड 47,100, 47,000 इज स्टॉप लॉस एंड 47,300 इज टारगेट। एनर्जी पैक में मुझे लग रहा है क्रूड में जो शानदार रैली आई थी 25-28% की, जो इन दिनों में ये पिछले हफ्ते से आई हुई है, 10 दिनों से आई हुई है इनफैक्ट, तो मुझे ये लग रहा है ये आज भी कंटिन्यू करेगी। आज सुबह जो API के जो अकॉर्डिंग टू API जो इन्वेंटरी नंबर्स आए थे, काफी बड़ा डिप उसमें आया हुआ है। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर क्रूड ऑयल। सो वापस से डिमांड लौट के आ रही है मार्केट में। सो ओवरऑल सेंटिमेंट्स आर स्टिल पॉजिटिव इन क्रूड ऑयल। WTI इज वेल अबव 30 कंफर्टेबली। तो मुझे लग रहा है जून कॉन्ट्रैक्ट MCX पे 2420 के आसपास खरीदना चाहिए। 2390 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और 2470 का यहाँ टारगेट रहेगा। लास्टली बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर में एक खरीदारी बन रही है इन दिनों। यहाँ पे एक मोमेंटम भी क्रिएट हुआ है 400 के आसपास। सो कॉपर में बाय अराउंड 411, स्टॉप लॉस वुड बी 408 एंड टारगेट वुड बी 450। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिगर ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड, कॉपर और कच्चा तेल, इन तीनों में ही आज खरीदारी करने की रणनीति आज आप अपना सकते हैं। लेवल्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे।